दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा है तो हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। पहला, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड। तीसरा, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति को इस शक्ति के दो रूप हैं। पहला, आ विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। बा, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। पहला, क्षमा। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाए तथा दोषी को भी सभी दंडादेशों और निर्हाताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। दूसरा, लघुकरण। इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरणतः मृत्युदंड को लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा, परिहार। इसका अर्थ है कि दंड में के प्रगति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। चौथा, विराम। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रविलंबन। इसका अर्थ है कि किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियाँ रखता है। अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा को या सजा की अवधि को कम कर सकता है। वह राज्य विधि के द्वारा विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति को सजा से निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति से भिन्न है। पहला, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रहित में निहित है, न कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड के निलंबन, दंडावधि को कम करने, दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। पहला, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति प्रमाणी का पुनः अध्ययन कर सकता है और उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। चौथा, राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा है। पाँचवा, राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। छठा, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। सातवां, राष्ट्रपति को इस शक्ति पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय वहाँ जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाकारी, विवेकारहित, दुर्भावना अथवा भेदपूर्ण हो। आठवां, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से व सलाह से करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया है। पहला, भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों को एक प्रमुख होगा जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति को याद दिलाती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति को याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त अमेरिका में पिछली सरकार व भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। सरकार की अमेरिका में व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र अथवा एक मोहर के रूप में होता है जिसका नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव का किसी भी समय हटा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक कि उसके मंत्रियों को संसद में बहुमत हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया। पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। दूसरा, राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्य का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74। तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 या उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह समानता अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति को एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अक्टूबर 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति आर नारायण को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई। पुनः सितंबर 1988 में राष्ट्रपति के आर नारायण ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसकी कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह मंत्रिमंडल की विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध ना कर सके। तीसरा, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। बात करते हैं अगर हम लोग जो टेबल है इसकी, जिसमें कि टेबल नंबर 17.3 जो कि अनुच्छेद और राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, विषय वस्तु भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ। 54 राष्ट्रपति का चुनाव। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 पुनर्चुनाव के लिए अर्हता। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के लिए कार्य करना। 71 राष्ट्रपति में चुनाव से संबंधित मामले। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफ़ी अथवा कम कर देना। 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। 76 भारत के महान्यायवादी। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। 78 भारत को सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 85 संसद के सत्र शस्त्रावासन तथा भंग करना। 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना।
112 संघीय बजट, 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति।